मैसूर का उत्थान एवं पतन, आंग्ल मैसूर युद्ध एवं टीपू सुल्तान। प्रारंभ करते हैं आज मैसूर की कहानी टीपू सुल्तान के समय की स्थिति और उसकी नीतियों के बारे में। जैसा कि हमने मैसूर के बारे में देखा, दक्षिण के कर्नाटक राज्य में स्थित टीपू का आरंभिक जीवन हम देखें तो इसका जन्म 1749 ईस्वी में हुआ था और इसके पिता का नाम सब जानते ही हैं, हैदर अली। कहा जाता है कि एक मुसलमान फ़कीर जिसका नाम टीपू मस्तान औलिया था, उसके आशीर्वाद से ही ये हैदर अली के यहाँ जन्म हुआ था। इसीलिए इसका नाम फ़तेह अली टीपू रखा गया, यानी यह औलिया के नाम पर उसी का नाम डाल दिया गया, जो बाद में चल कर के अपने सैनिक उपलब्धियों के कारण टीपू सुल्तान नाम से जाना गया। अपने पिता हैदर अली के विरुद्ध यह शिक्षित था, ना कि हैदर अली जैसा अशिक्षित, और अंग्रेज़ों और मराठों के प्रति यह समझता था कि कठोर दृष्टिकोण रखना ही आवश्यक है। इसकी धर्मांधता के विषय में भी बहुत सारे प्रश्न उठते रहे हैं कि यह बहुत धर्मांध था। ये शोध का विषय है, इस पर विवाद उठते रहे, अभी तक उठते रहे हैं। हैदर अली की मृत्यु के बाद इसे सुल्तान बना दिया गया। जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, उस बीच में ही इसके पिता हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और इसे सुल्तान घोषित कर दिया गया था। यह मराठों के प्रति क्या नीति रखता था, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। मंगलौर की संधि से लेकर के जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, वहाँ तक की स्थिति अभी तक देखा था। अब टीपू की स्थिति ऐसी थी कि मराठा और निजाम के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही कर सकता था। इसलिए 1785 ईस्वी के शुरुआती महीनों में ही उसने मराठों के अधिकार क्षेत्र के नारगुंड और कित्तूर पर अधिकार कर लिया। इसी समय नाना फडणवीस थे मराठों के, जो अंग्रेज़ों से सहायता लेना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ सहायता नहीं मिले। और नाना फडणवीस ने फिर निज़ाम की सहायता ली, हैदराबाद के निज़ाम ने सहायता दी, तो इन्होंने बादामी और गजेंद्रगढ़ के दुर्ग को जीत लिया और कहते हैं कि इसमें टीपू को एक तरह से हारना पड़ा। लेकिन इसी बीच अंग्रेज़ों ने मेलेट को पूना में अपना रेजिडेंट नियुक्त कर दिया और कुछ सेना भी पूना की ओर रवाना कर दी।
अभी टीपू की जो सेना थी, पैदल सेना, मराठों की घुड़सवार सेना से अधिक सफल हो रही थी। लेकिन टीपू ने अब समझा कि अंग्रेज़ भी मराठों के साथ हो गए हैं। इसलिए टीपू ने 1787 में मराठों से संधि करना उचित समझा और दोनों मराठे और टीपू सुल्तान जीते हुए प्रदेश एक दूसरे को वापस कर देते हैं। मराठों ने जो खिराज लेते थे टीपू से वो कम कर दिया और टीपू ने भी युद्ध के दौरान जो बंदी बनाए गए थे मराठा सैनिक, उन्हें मुक्त कर दिया। टीपू एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति था। उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता के लिए टर्की से अपने संबंध बनाने चालू किए और गुलाम अली खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 1786 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया भेजा और इसी को कहा कि फ्रांस भी चले जाएगा ये प्रतिनिधिमंडल। अब इसने एक तो कुस्तुनतुनिया भेजा और उससे फ्रांस भी जाने के लिए कहा कि कुस्तुनतुनिया से संबंध अच्छा बनाए, फ्रांस से भी अच्छा संबंध बनाए, और दूसरा सीधे एक प्रतिनिधिमंडल फ्रांस भेजा अगले ही वर्ष 1787 ईस्वी में। लेकिन यह दोनों जो चाह रहे थे कि कुछ सैनिक सहायता मिल जाए, यह संभव नहीं हो पाया और उन्हें कुछ आश्वासनों के साथ वापस आना पड़ा। सत्रह सौ छियासी ईस्वी में ब्रिटिश रेजिडेंट मेलेट ने मराठों को सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया, लेकिन अगस्त में आश्वासन दिया और सितंबर में मेलेट जब आश्वासन दे चुका था तो सितंबर में कॉर्नवालिस आ जाता है और वह यह नहीं मानता। उसने पिट्स इंडिया एक्ट का बहाना बनाया जो 1784 का था और टीपू से मंगलौर की संधि की बात करके सहायता देने से इनकार कर दिया, कोई सहायता हम नहीं देंगे। अब दक्षिण में अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता स्थापित करना चाह रहा था अंग्रेज। वह मराठे और निजाम दोनों से सहायता चाहता था कि दोनों मिल जाएं तो मैसूर की सब शक्ति को दबाया जा सकता है। अब कोई बहाना खोज रहा था। अब कोई बहाना मिले, कॉर्नवालिस इसके लिए सोच रहा था। कुछ लोग मानते हैं, विद्वान लोग, कि कंपनी ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू से अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध किया, क्योंकि मंगलोर की संधि कंपनी के लिए अपमानजनक लग रही थी। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कॉर्नवालिस ने भारत में हस्तक्षेप
की नीति का अनुसरण कर रहा था, लेकिन टीपू ने ही ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी कि दोनों में संघर्ष हो। इस समय टीपू ने अपनी शक्ति बढ़ाई और अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध आरंभ कर दिया। गुंटूर पर अधिकार कर लिया, जो हैदराबाद की निज़ाम के साम्राज्य में था। स्वाभाविक था, हैदराबाद के निज़ाम ने सहायता मांगी अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ सहायता नहीं दिए, लेकिन एक मार्ग अंग्रेज़ों ने निकाला और 7 जुलाई 1779 को निज़ाम से कॉर्नवालिस ने कहलाया कि हम सैनिक सहायता तो दे सकते हैं, लेकिन हैदराबाद के निज़ाम को यह आश्वासन देना होगा कि वह जो सेना होगी अंग्रेज़ों की, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के मित्रों के विरुद्ध नहीं करेगा। कॉर्नवालिस ने निज़ाम को एक सूची भी दे दी, जिसमें उसमें अपने मित्रों का नाम दे दिया। उसमें टीपू का नाम नहीं लिखा। स्वाभाविक था कि टीपू से युद्ध किया जा सकता था। यह जो लिस्ट दी, यह जानबूझ करके कूट की गई थी, किंतु कॉर्नवालिस की यह जो बात थी, यह जो सहायता थी, ये पिट इंडिया एक्ट जो बनाया था उसके विरुद्ध ही था। अब 1773 ईस्वी में हैदर अली ने कालीकट पर अपना नियंत्रण किया था और कालीकट और त्रावणकोर के बीच, कालीकट और त्रावणकोर, इन दोनों के बीच में कोचीन पर आधिपत्य बढ़ाया था। यहाँ लगभग 40 मील लंबी त्रावणकोर लाइंस थी। त्रावणकोर लाइन जो थी वो मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी युद्ध के लिए। यहाँ त्रावणकोर लाइन पर पहुँचने के लिए 2 दुर्ग पहले थे जिन पर नियंत्रण करना ज़रूरी था अगर कोई चाहता, कांगनूर और आईकोट। कांगनूर और आईकोट पर अगर कोई नियंत्रण कर ले तो वहाँ नियंत्रण कर सकता था। ये दोनों जो दुर्ग थे डचों के नियंत्रण में थे, यानी डच एक तरह से बाधक थे त्रावणकोर लाइन तक पहुँचने में। अब टीपू चाहता था कि इन दोनों दुर्गों को वह खरीद ले, जिसे डचों ने खरीदा था, और इसी के लिए टीपू ने इन दुर्गों के लिए, कौन से, कांगनूर और आईकोट दुर्ग के लिए 29 दिसंबर 1789 को त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। अब यह जो त्रावणकोर था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मित्र था और वही लिस्ट के विरुद्ध था, तो यह अब वो मित्र मानता था। कॉर्नवालिस को एक बहाना मिल गया कि आपने हमारे मित्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब इसी को लेकर के कॉर्नवालिस ने युद्ध करने की सोची, यानी अंग्रेज अब टीपू के खिलाफ आ गए, खुलकर सामने आ गए।
और इसके लिए अंग्रेज़ों ने 1790 में 1 जून को निज़ाम से सहायता मांगी, संधि किया हैदराबाद के निज़ाम से, और 1 महीने बाद 4 जुलाई 1790 को ही मराठों के साथ संधि की। तो निज़ाम, मराठे और अंग्रेज़ तीनों एक हो गए 4 जुलाई 1790 को। अब यह निश्चय किया गया कि जो भी जीतेंगे, जो बचेगा, जो जीत में मिलेगा टीपू का भूभाग, उसे तीनों बांट लेंगे। कौन? मराठे, निज़ाम और अंग्रेज़। अब यह बात हालैंड को पता लगी, तो हालैंड ने कहा कि कॉर्नवालिस को लिखा कि जो कुछ टीपू चाहता है वह लिखकर भेज दे, टीपू उसे स्वीकार कर लेगा। अब हालैंड इसमें हस्तक्षेप करने लगा। हालैंड के इस व्यवहार से कॉर्नवालिस ने हालैंड को बंगाल बुला लिया, और ये हालैंड था बम्बई का अंग्रेज़ प्रतिनिधि, अंग्रेज़ गवर्नर। हालैंड आप स्थान का नाम न समझें। इसे बुला लिया और उसकी जगह पर मीडोज को अधिकारी नियुक्त किया। लेकिन यह भी नहीं चाहता था कि टीपू से युद्ध किया जाए। मीडोज ने टीपू की किसी बात को मानने से इनकार किया और 1790 में ट्रावनकोर पर आक्रमण का बहाना लेकर अंग्रेज़ों ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध आरंभ हो गया। जनरल केली और मैड्यूज के नेतृत्व में सेना भेजी गई। जनरल केली 12 महल की ओर से बढ़ा, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जगह कर्नल मैक्सवेल की नियुक्ति हुई। मीडोज और मैक्सवेल ये दोनों टीपू के तरफ के विरुद्ध लड़ते हैं, जीत नहीं पाते। कॉर्नवालिस 12 नवंबर 1790 को डुंडास को लिखता है कि युद्ध की आशा धुंधली हो गई और हमारे शत्रुओं ने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। इसलिए 1791 ईस्वी के आरंभ में मद्रास पहुंचकर कॉर्नवालिस ने स्वयं टीपू के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया और 21 मार्च 1791 को बंगलौर पर अधिकार कर लिया और श्रीरंगपट्टनम की तरफ चल पड़ा और 13 मई 1791 को श्रीरंगपट्टनम पहुंच गया। अब टीपू अपना दूत भेजता है और चाहता है कि बातचीत हो, लेकिन कॉर्नवालिस इसके मूड में नहीं था। फिर भी इधर बरसात चालू हो गई तो अंग्रेज़ों की सेना में बीमारी फैल गई और खाद्य सामग्री भी कम हो गई। अब ये भी कॉर्नवालिस, जो पहले नहीं चाह रहा था लड़ाई को बंद करना, उसे विवश होकर के 26 मई 1791 को
बंगलौर लौट आना पड़ता है। अब इसी बीच मराठे भी अंग्रेज़ों की तरफ से जो सम्मिलित हो गए थे, 30 मार्च 1791 को धारवाड़ पर अधिकार कर लिया। बंगलौर लौटने के बाद कॉर्नवालिस फिर से बारामहल की ओर बढ़ता है और 1791 में नंदी दुर्ग पर अधिकार कर लेता है 19 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर 1791, और 5 फरवरी तक श्रीरंगपट्टनम से 6 किलोमीटर दूर रह जाता है। अब अंग्रेज़ सेना का दबाव बढ़ गया। टीपू ने कॉर्नवालिस के पास दूत भेजा संधि की बातचीत करने के लिए। अब दोनों की स्थिति ऐसी थी कि संधि कर लेना, थोड़े देर के लिए संधि करके अपने युद्ध की तैयारी करें, इसलिए श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लेते हैं 23 मार्च 1792 ईस्वी में। आज अभी इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि और उसके बाद की स्थिति। तब तक के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।